जब आप अच्छाई करते हो ना तो ब्रह्मांड आपको वापस देता है। तो शायद ये मेरे भोले बाबा का आशीर्वाद है, जो ये चाहते थे कि मैं यहाँ आके अपनी सारी सच्चाई रखूं, और शायद हो सकता है कि भोले बाबा ही चाह रहे हो कि लोगों तक सच्चाई जाए। जो जो चेहरों के पीछे, जो नकाब के पीछे चेहरे हैं वो सामने आए। कभी इतने सालों में ऐसा दृश्य नहीं देखा, एक मरे हुए व्यक्ति की जो राख है अपने तन पे लगा रही है। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण था, आज के बाद जहाँ तक मैं जा पाऊंगी या फिर जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, कोई भी शव लावारिस नहीं कहलाएगा। क्योंकि सच बताऊँ सर, तो दिमाग में ना कहीं एक बात बैठ चुकी कि जिनके पीछे कोई नहीं होता उनके पीछे भगवान खड़े होते हैं, जो अपने सच्चे इंसान का हमेशा सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह। आप देख रहे हैं इकोलेस। इकोलेस में हमने अलग-अलग गेस्ट बुलाए हैं, लेकिन जो हर बुधवार को हमारी सीरीज़ है, हीरोज़ वाली सीरीज़, उसमें आज हमारे पास पूजा शर्मा जी आई हैं। पूजा शर्मा जी ने अपने बहुत ही जवान भाई को अपने सामने गोली लगते हुए और मरते हुए देखा। उसके बाद से जब उसको इन्होंने अपने भाई को इन्होंने क्रेमेट करा, उसका जब इन्होंने अंतिम संस्कार किया, तो इन्हें ये लगा कि यार इस तरह के और भी लोग होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो लावारिस के रूप में उनका अंतिम संस्कार हो जा रहा है। तो इन्होंने निर्णय लिया कि लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे, और अब तक ये 2022 के बाद से 4000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं, और ये लगातार ये काम करती हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है इनके ऊपर, कोई अघोरी नहीं है। ये एक साधारण सी, जैसे आप और मेरी बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, वैसी एक साधारण सी महिला है जो एक असाधारण काम कर रही है। पूजा जी से मिलके मुझे कुछ मोमेंट में मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, कुछ मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मैं रो दूंगा। ऐसी-सी कहानियाँ इनके पास। देखिए आपको कैसा लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सब कुछ हो गया था, लेकिन किराए के पैसे नहीं हो पाए। फिर एक दिन पहले ही से मैंने, मतलब मैं तो बाबा से ही सारी चीज़ें माँगती हूँ। मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अस्थियाँ लेके जानी है, लेकिन किराया तो हुआ नहीं, मैं कैसे जाऊँगी? फिर क्या था, कॉल आई एक सर की, आई थिंक वो एडवोकेट थे आई थिंक। तो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने यूट्यूब पे आपका देखा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो मैंने बोला, मैंने कहा सर मेरे को अभी अस्थियाँ लेके कल ही जाना है, अमावस है 8 तारीख की अभी गई है, तो बुधवार की। मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसे ही नॉर्मल कितना? मैंने कहा सर 15 से 20 हज़ार रुपए की मेरी 2 गाड़ियाँ होती हैं। उन्होंने बोला ठीक है, ये आपका पेटीएम नंबर है? मैंने कहा जी सर। उन्होंने भेज दिया। तो पिछले 2 सालों में, क्योंकि मैं उतने बड़े घर की बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल क्लास में एक पुनर्वास एरिया में रहने वाली, एक नंद नगरी आपने कभी सुना होगा, मैं उस एरिया की लड़की हूँ। और बहुत बड़ा परिवार नहीं रहा, पैसों से उतनी मैं कभी मजबूत नहीं रही हूँ, नॉर्मल था। मतलब ये नहीं कि हम किसी से माँग रहे हैं, लेकिन हाँ, उस तरीके का था कि ठीक चल रही है ज़िंदगी, नॉर्मल है, अच्छी है। लेकिन सच बताऊँ तो जब से मैं इस सेवा में आई हूँ, पिछले 2 सालों में भोलेनाथ ने मेरी कभी सेवा रुकने नहीं दी, कभी नहीं रुकने दी। मेरे पास पैसे हैं, नहीं हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आएँगे। मैं सिर्फ़ उनको बोलती हूँ, और मेरे 2 शब्द हमेशा से ही रहे हैं कि बाबा सेवा तुमने दी है और तुम देखोगे तुम कैसे चलाओगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी राह पे चलते हैं, जी, जी। तो जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, हुँ, हुँ। वो आपको उस चीज़ को लौट के ज़रूर देता है। मतलब आप उस पे बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू। बिल्कुल देता है सर, हुँ। बिल्कुल देता है। मैं आपके सामने हूँ, मेरे पिता को ये बोल दिया था ये बचेंगे नहीं, और मैं 60 दिन से पहले अपने पिता को कोमा से बाहर लाने वाली पहली शायद लड़की हूँ। और आज मेरे पिता को अगर आप देखेंगे तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति कभी कोमा में गया होगा या इनका इभास हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। तो मैंने तो सर वो चीज़ महसूस की है। कुमारी जी ने इतने बड़े-बड़े मेरे ऊपर प्रहार करे, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल जान-पहचान नहीं है, मैं पैसों से मजबूत नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी सीट पे नहीं बैठी हूँ, लेकिन वो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखती हैं। दिल्ली लेकिन दिल्ली सरकार में। नहीं सर, जी। बीजेपी सरकार, तुम राष्ट्रीय महिला आयोग। उत्तर प्रदेश में। सर राष्ट्रीय महिला अच्छा, आयोग आप तो कह रही हैं पूरे कि केंद्र में। केंद्र में, केंद्र में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। राष्ट्रीय महिला आयोग। अच्छा, उनको कष्ट क्या है आपसे? वो सर कष्ट तो उनको ही पता है उनको क्या कष्ट है, क्योंकि मैं तो बड़ी सरल परिवार की सरल सी लड़की हूँ, कभी किसी के लिए कोई टिप्पणी, राजनीति वो भी नहीं है कुछ मेरा कि भाई मेरी फैमिली या मैं कभी रही हूँ, कुछ नहीं, पता नहीं। कुछ लोग होते हैं ना सर कि उनको बेवजह लोगों से प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये थी कि मैं झुकी नहीं। और मेरा मानना ये है सर कि चाहे तुम किसी भी रास्ते पे हो, और अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, सिवाय भगवान के और अपने माता पिता के, वो हमारे आगे। रीज़न क्या था कि किस बात पे झुकाना चाहती थी वो? रीज़न ये था सर कि मेरा एक छोटा-सा वृद्धाश्रम था, तो मेरे यहाँ एक लड़की का एडमिशन कराया गया था जिसका नाम भावना था। शी इज़
90% पैरालाइज्ड। उसको दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस काफ़ी एनजीओज में लेके घूमी, उसको किसी ने नहीं लिया। फिर मुझे अप्रोच किया गया, मैंने रखा, मैंने उसकी टेक केयर करी, मेरे पे काफ़ी उस बच्चे की वीडियोस भी है। और उसकी मई के अंदर 2023 में बड़ अमावस थी, अस्थियां लेकर गई थी हरिद्वार, तो उस लड़की की 2 दिन पहले मैं लोकनायक हॉस्पिटल लेके गई, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। मेरे पास फ़ोन आया, और तो फ़ोन आया तो मैंने बोला ठीक है आप इन्फॉर्म कर दो। मैंने दिल्ली जहाँ से वो आई थी और जो मेरे एरिया का पुलिस स्टेशन था वहाँ लिखित में दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है, जिसमें मैं क्लियर ये बोल रही हूँ कि अगर आपको पोस्टमार्टम कराना है आप करा सकते हो इस लड़की का। उन्होंने बोला नहीं पूजा जी, हमें तो आप पे भरोसा है, आप थोड़ी किसी को मारोगे। उससे पहले ये हुआ था सर कि एक की लेडी है, मैं नहीं जानती व्यक्तिगत रूप से, बयाना कुछ करके, वो काफ़ी मतलब लैमलाइट में वगैरह रहती हैं, तो उनके यहाँ पर जो उसकी मामा की लड़की काम करती है, में शायद उसका के नाम पर एक झुग्गी थी जहांगीरपुरी में, मतलब टोटल मिला के उसका 22 से 25 लाख रुपया था लड़की का, जिसका मुझे नहीं पता था। तो वो जो वो सिग्नेचर कराने आई भावना के, उस वक्त मैं मौजूद नहीं थी आश्रम में, वो भारती थी, हमारे यहाँ पे रहती है। तो वो भावना ने ना कोरे कागज पे सिग्नेचर करने के लिए मना कर दिया। भारती का मेरे पास कॉल आया कि मैम कोई लेडी आई है और भावना के सिग्नेचर करा रही है। तो मैंने बोला भावना क्या चाहती है, कि मैम भावना मना कर रही है। मैंने भावना से बात करा, आप करना चाहते हो? उन्होंने बोला नहीं दीदी, दीदी बोलती थी, वो ज़्यादा उम्र की बच्ची नहीं थी। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा अगर ये साइन नहीं करना चाहती तो मैं नहीं करूँगी, बाकी अगर आपको कोई ज़रूरी दस्तावेज इसके कुछ भी निकलवाने, आप इसको टाइप करा के लाइए, सिग्नेचर करा लीजिए। सर वो मुझे वहाँ से धमकी देती हुई मतलब गई वहाँ पे, मैं तो नहीं थी, लड़की बता रही है कि मेरी मैडम ना तुम्हें देख लेगी। अब क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ जी कौन है, ठीक है जी, वो मामला खत्म हो गया। अब मेरी किस्मत समझ लीजिए, या ऐसा होना था, भगवान ने क्या लिखा था। उसके 15 दिन बाद सर उस लड़की की डेथ हो गई। तो ये आपका एनजीओ गाजियाबाद में है, जो ये वाला है दिल्ली में? पहले गाजियाबाद में मेरा वो था शेल्टर होम, तो उस अब दिल्ली लड़की में की आ गया। डेथ गाजियाबाद गाजियाबाद में में ही हुई थी। याद है? योगिता बहन है, इसी केस की डिस्कशन मुझसे कर रही थी। योगिता बहन भी आ चुकी है हमारे शो पे, अच्छा, हाँ तो जी। इस केस की डिस्कशन मुझसे कर रही थी वो। सर इसमें उसने आपका नाम नहीं लिया था, वो उसको दोष डाल रही थी। वो नहीं, ये सब झूठ है सर, क्या नाम है वो, ये सब सम वाली बात? हाँ। ये राजनीतिक मुद्दे हैं सर, ये सब झूठ है। ये लोग अपने, अब सुनिए मैं आपको सच्चाई बताती हूँ क्या है इसकी। आज बोले बाबा की कसम कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, बाबा जी देख रहे हैं। उन्होंने क्या करा सर, सिर्फ पैसों की वजह से, जो पीए है, नाम नहीं जानती, मुझसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। मैं जो तारीखें दूंगी ना, कानून इनकी कॉल रिकॉर्ड निकलवा ले, जो इस चीज में पूजा शर्मा झूठ बोल रही हो। इन्होंने मेरे पीछे उसको लगाया, मेरे इन्होंने ना सर डीएम ऑफिस गाजियाबाद पिताजी ने और कुमारी जी ने पैर तक पकड़वाया कि तू बहुत बड़ी सोशल वर्कर है ना, तूने हमारा 25 लाख का नुकसान कर दिया। हमारे पैर पकड़, मेरे पास सबूत है सर, मेरी लड़कियां वहाँ 2 लड़कियां मौजूद थी और मैंने उनके पैर पकड़े हैं रोते हुए, कि मैंने कहा मैम मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने पूरी उनको रिकॉर्डिंग दी। वो तो जो वहाँ पे जो डीएम साहब से जो नीचे एक मैम थी, उस दिन डीएम सर नहीं थे, मैं उन मैम का भी नाम नहीं जानती हूँ, बाय फेस जानती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा था कि ये लड़की गलत थोड़ी कर रही है, और अगर इसने मारा होता तो ये क्यों बोल रहे कि पोस्टमार्टम करा लो, ये तो तुम्हारे कानून की गलती है, पुलिस कर्मियों की गलती है। उसके बाद इन्होंने क्या करा सर, एक CWC का लाइसेंस होता है। पहली बात तो मेरे पे जवान महिलाएं नहीं है, मेरे पास तो बुजुर्ग लोग हैं, और जो महिलाएं रहती हैं वो खुद अपनी मर्जी से रहती हैं, जो रेप विक्टिम है या रोड पर रह रही हैं। जो महिला का रोड पर रेप हो रहा है, अगर मैंने उसे रख के 2 रोटी खिला दी अपने पैसों से, विदाउट किसी सरकारी फंड पे, क्या मैंने गुनाह कर दिया? गुनाह तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी को रोटी खिला के गुनाह किया होगा। उसके बाद इन्होंने सर अपनी जो ताकत का इस्तेमाल कर, पिताजी ने और आपका कुमारी जी ने CWC का कोई लाइसेंस चुराकर, जो मेरे यहाँ से ये लोग डिड लेके गए थे मेरी एनजीओ की, उसमें वो लाइसेंस लगा कर मेरे खिलाफ रोहिणी में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दे दिया कि तुम्हारे लाइसेंस में वहाँ एक शेल्टर होम चल रहा है। मेरे पे इंक्वायरी बैठी, मेरे पास कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी वेबसाइट पे होते हैं। तो मैंने तो सीधे बोला सर अगर ये लाइसेंस मेरे पे होता तो मेरी वेबसाइट पे क्यों नहीं है, जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे। वहाँ पे फिर SHO साहब ने पूरा जाना, मैंने उनको सच्चाई बताई, सर ये पहले हो चुका है। वहां से भी मैं बच गई। क्यों? इसलिए नहीं बची कि कोई मेरे साथ था, मुझे इतना पता है, मैं इसलिए बची क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि पूजा ने गलत नहीं करा है। और आज भी ये लोग, इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग तक मैं जा चुकी हूँ, इन्होंने इतना ड्रामा करवाया था सर कि मैं सच बता रही हूँ कि अगर मैंने कोई भी गलत काम किया होता ना, तो शायद प्रभु मुझे उसका गुनाह जरूर मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने गलत नहीं किया था ना सर। मैं हर जगह से बचूं, इन्होंने मेरे ऊपर इतने प्रहार करे हैं, इतने प्रहार करे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली एक दिन ये हुआ था कि मैं कोई आ गया था, मैं आत्महत्या कर लूंगी। इन्होंने मुझे इतना मतलब मानसिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन फिर ये सोचा कि जब मैं तब नहीं टूटी, जब मम्मी का दम मेरे सामने निकला, मैं तब नहीं टूटी, जब भाई को मेरे सामने मार दिया गया, मैंने अपना घर संभाला, तो मैं इनसे क्यों डरूंगी। फिर मैंने अपनी लड़ाई लड़ी सर। जब मैंने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू करी तब ये पीछे हटे, क्यों? क्योंकि मैंने LLB की हुई है,
मैंने इनसे पूछा कि अगर तुम्हारे पास मेरी कोई कंप्लेंट आई है तो तुमने गाजियाबाद महिला आयोग में उसकी जांच क्यों नहीं बैठाई, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तुमने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? करानी चाहिए थी ना भाई, मैं कोई गुनाह कर रही हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर कराओ, फिर वो कोर्ट और कानून जानेगा उसको मुझे क्या सजा देनी पर है। जस्ट टू क्लैरिफाई कि योगिता बहना जी ने आपका नाम नहीं लिया था उस दिन बिल्कुल भी, शी टुक नेम ऑफ वाल की की गलती है इसमें नहीं सब सर, कुछ। किसी का कोई कसूर नहीं है। एक बात बताइए, एक बच्ची को दिल्ली एनसीआर इतनी बड़ी बड़ी, मैं तो नहीं जानती, कोई आज सेवियर फाउंडेशन है, उस तक ने लेने के लिए उस बच्ची को मना कर दिया। बताइए वो रात को 2 बजे कहाँ लेके जाती उस बच्ची, उस जवान बच्ची को? कहीं तो उन्हें रखना था ना, कहीं तो उसकी टेक केयर हो रही थी। क्या सर झुग्गियों में लोग नहीं रहते? वो बच्ची क्या किसी महल की? मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं उनसे ही सवाल कर रही हूँ जो इस तरीके की। वो बच्ची भी तो एक जहांगीरपुरी पुनर्वास एरिया झुग्गी में से निकली, वो बच्ची उन चीजों को फेस करी हुई बच्ची है। कम से कम यहाँ पर वो महिलाओं के बीच में जहाँ पर उसका देख रेख हो रहा है। सर ये क्या, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं पढ़ती हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं वोट तक नहीं देती हूँ, लेकिन जो सच है, जो मेरे उसूल हैं जिंदगी के, जो सही है वो सही, और जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। जितना सपोर्ट दिल्ली महिला आयोग ने करा है ना उस बच्ची के लिए, इन्होंने तो कहीं से कहीं तक नहीं करा। दिल्ली महिला आयोग की मैं गाड़ी बुलवाती थी जब उस बच्ची को मुझे हॉस्पिटल ले जाना होता था, वो अपनी 2 तो काउंसलर मेरे एक देते थे सॉरी टू मुझे। इंटरप्ट यू, पर दिल्ली महिला आयोग दिल्ली में क्यों नहीं डाला उसने शेल्टर, गाजियाबाद क्यों लेके आए वो लोग? सर उनको कहीं नहीं मिल रहा था एक्चुअल अच्छा में, गाजियाबाद नहीं है वो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ क्या है, ये दिल्ली है, ये रोड है, ये यूपी है, अच्छा 0 लाइन ऑफ यूपी है जी वो। जी जी जी। सिर्फ इतना फासला है और कोई फासला नहीं था उसमें, पर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन रोड तो था। बदल गया ना। एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया, लेकिन वो कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अगर ये कानून के प्रावधान की बात करेंगे तो फिर उसको हरियाणा क्यों ले जाया गया? सोच, अगर तुम कानून की ही इतनी बात कर रहे हो तो फिर दिल्ली से उसे हरियाणा क्यों ले जाया गया? इन्हें सिर्फ एक प्रोपगंडा खेलना था। इन्हें सिर्फ एक लड़की ऐसी दिख गई थी जिसके पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, जिस बच्ची के पीछे कोई खड़ा नहीं है, एक छोटी उम्र की लड़की है, उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान किया जाए। लेकिन ये भूल गए थे कि जिनके पीछे कोई नहीं होता उनके पीछे भगवान खड़े होते हैं, जो अपने सच्चे इंसान का हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट में मैंने उनका नाम ले दिया तो हो सकता है इसके बाद मेरे साथ बहुत सी चीज़ें भी होंगी, मैं ये भी आपको बता दूँ होगी, लेकिन मैं अब उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बस ये ठान कर आ जाई हूँ कि मैं हर वो सच्चाई बताऊंगी ताकि लोगों तक वो सच्चाई जाए। क्योंकि देखिए हमारी बीजेपी सरकार हमारे देश को बहुत अच्छे से संभाल रही है, मैं उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उनको भी तो पता होना चाहिए उनके बीच में किस तरीके के गलत लोग बैठे हैं जो उनकी छवि को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक बात बताइए सर, आप एक केस के अंदर दोस्ती निभा रहे हैं, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? क्या मैं लड़का हूँ? क्या तुम लोगों को तो ये सोचना चाहिए था, तुमसे आधी उम्र की एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 25 साल की उम्र में, जिसने इतना कुछ देख लिया, अपनी माँ खो दी, अपना भाई खो दिया, ठीक है, इतनी तुमसे तो थोड़ी 2 किताबें ज्यादा ही पढ़ी हुई हूँ, कम नहीं 2 किताबें ज्यादा ही पढ़ी हुई हूँ, उसके बाद भी मैंने उस सेवा को चुना जिस तरफ समाज नहीं देखता। इन्होंने तो सर मेरे ऊपर पता है दिल्ली पुलिस से क्या इंक्वायरी बिठा दी थी कि लावारिस शव का दाह संस्कार कैसे कर लेती है जी ने और जी ने। उसमें भी डीसीपी साहब ने बोला था कि अगर वो लड़की लावारिस शव का दाह संस्कार कर रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है, वो लड़की क्या गलत कर रही है? तब ये थोड़ा दबे थे जब इनको ये दिखने लगा ना कि हर जगह से इसका सपोर्ट ही हो रहा है। क्योंकि यूपी में जो इन्होंने इंक्वायरी बिठाई वहां से मुझे क्लीन चिट मिली, दिल्ली में इन्होंने इंक्वायरी बिठाई वहां से मुझे क्लीन चिट मिली, रोहिणी के आश्रम में जो इन्होंने मेरा लाइसेंस लगा के पॉलिटिकल मुझे जो घेरने की कोशिश करी वहां मुझे क्लीन चिट मिली। जब इन्हें ये दिखना शुरू हुआ हम तो जहां जा रहे हैं इसको क्लीन चिट ही मिल रही है, तब ये जाकर अब थोड़ा शांत हुए। या फिर मुझे ये भी लगता है कि शायद वो ये जो लगा हुआ है चुनाव के टाइम जी पे जी आचार संहिता। आचार संहिता, शायद इस वजह से ये शांत है। हो सकता है बाद में ये कुछ करें। बाकी अब इनसे अब डर नहीं लगता, पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता क्योंकि मैं गलत नहीं कर अच्छा रही हूँ। समाज सेवा भी इट्स नॉट इजी राइट, समाज सेवा भी बहुत ही मुश्किल नहीं काम है सर, भाई। बहुत मुश्किल सर। ये पता है ये लोग ना सर, बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना, ये लोग वो है नहीं। मैंने खुद महसूस करा है सर इन चीजों को। ये लोग ना झूठ बोलते हैं। ये अगर 10 केस बताते हैं ना, उसमें से 10 के 10 झूठे होते हैं। मैंने अपने आंखों से जो फेस किया है, जो देखा है, मैं आपको नॉर्मली पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग दिखाते कुछ है, असल में इनका मोटिव है सिर्फ पैसा कमाना। इनको तो ये सोचना चाहिए अगर वो बच्ची मर गई, मरने से पहले तुमने उसका इलाज क्यों नहीं कराया? जब मैंने बार बार मैं वहां ये बोलती रही कि इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो दिल्ली महिला आयोग के काउंसलर ही क्यों आते थे, तुम क्यों नहीं आए? जब मैं अकेली उस बच्ची को लेके हॉस्पिटल लोकनायक जाती थी, सर लिक्कम के आगे बक्तम नहीं चलती, सबूत चलते हैं, तभी तो ये शांत बैठे, इनको कुछ नहीं मिला। वहां पर उस बच्ची का जब मैं इलाज करा के रात रात को बैठती थी तो महिला आयोग कहाँ था, जी कहाँ थी, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हम तो रेपिस्ट के लिए ये करते हैं, रेप विक्टिम्स के लिए ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो आप क्यों नहीं आई? जब मैं वहां पे एक जवान लड़की 2-2 बजे तक हॉस्पिटल में बैठती थी उस लड़की का इलाज कराने के लिए, तब आना चाहिए था ना। तब मैं मानती आप समाज सेविका हैं। तो सर बड़ी गाड़ी में बैठकर, महंगे कपड़े पहनकर, महंगी घड़ी पहनकर, आईफोन लेकर
समाज सेवा तो सर दुनिया कर लेगी, लेकिन अगर तुम में दम है ना तो पूजा शर्मा की तरह 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ, खुद को खो के दिखाओ, 200 रुपए का सूट पहन के 100 रुपए की चप्पल पहनकर बड़ी से बड़ी जगह में जाकर दिखाओ, और बिना एसी के सेवा करके दिखाओ, कड़ी धूप में उन लवारिस शव को कंधा दे के दिखाओ। जब बॉडी सामने आती है ना सर, तो उसमें से इतनी बदबू आ रही होती है कि एक नॉर्मल इंसान शायद 10 दिन खाना नहीं खाएगा उस बॉडी को देख के। तो तुम वो सेवा करके दिखाओ बिना पैसों के, तब मैं मानूंगी कि तुम समाज सेवी हो। लेकिन पैसा लेकर दुनिया से फ्रॉड करके, दुनिया को दबा के, झूठे मुकदमे ठोक के, उनको परेशान करके पैसा कमा के सेवा तो सिर्फ दुनिया कर लेती है, कोई भी कर लेगा। पर एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं कि योगिता जी से मेरी जो बातचीत हुई थी उस दिन, जी मुझे ये फील नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करती हैं। मुझे नहीं लगा वो, मतलब देखिए सर, मुझे थोड़ी लेफ्ट लीनिंग लगी वो। हाथी के दांत दिखाने के कुछ, चबाने के कुछ और होते हैं। मैंने महसूस किया है तो मैं वो चीज बता सकती हूँ। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, हम और आप मरने के बाद ही बता पाएंगे। हम और आप मरने के बाद ही बताएंगे। जी, ये जी, बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा करा है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ वुमेन, वो एक अच्छी लेडी नहीं है। मैं क्लियर उनके मुंह पे भी बोलूंगी, क्योंकि अब मुझे उनसे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त बहुत रोली, बहुत डिप्रेशन में भी चली गई, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर लिया। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे कोई झुका नहीं सकता। अच्छा, इस पे आपका क्या कहना है कि जब भी कोई पावरफुल, जब कोई कुछ लोग जो पावरफुल होते हैं जी, वो वीक को इतना पकड़ना क्यों चाहते हैं? ऐसा क्या होती है सोच? मैं आपको जैसे बताती पावरफुल दूसरे पावरफुल के लिए कुछ नहीं करता, मतलब उसके साथ, जैसे मैं पावरफुल हूँ, सामने वाला पावरफुल। जैसे आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं, जो शेर होता है मगरमच्छ का शिकार जल्दी नहीं करता, नहीं। ना मगरमच्छ शेर का करता हाँ जी, है ना? हाँ जी। शेर हमेशा कमजोर को ही पकड़ता है। क्योंकि वो जानता है ना कि हमें मतलब ये जवाब नहीं साइकोलॉजी दे सकता। बताइए, क्या है, आपको क्या लगता है ये? मुझे तो सर यही लगता है कि देखिए, अगर वो अपने बराबर के व्यक्ति से या जानवर की बात करें, भिड़ेंगे, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हें पता है हम शेर हैं तो ये शवा शेर है, हम 2 मारेंगे तो ये 4 मारेगा, वो वाली बात है। लेकिन जहाँ कमजोर है, उन्हें पता है कि एक कमजोर व्यक्ति सबसे पहले तो जिनने चीजें नहीं देखी वो डर जाएगा, जो मेरे साथ हुआ। मैं डर गई भाई, मैंने कभी इतनी पुलिस नहीं देखी। मेरे भाई का मर्डर हुआ तब भी इतनी पुलिस नहीं आई थी जितनी उस दिन आई। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है मैं आतंकवादी हूँ सर, सच में यकीन आपके कीजिए। आश्रम कहाँ मेरे आई पे थी? वीडियोस हैं सर, कहाँ, मैं वृद्धाश्रम में? दिखाऊंगी। कहाँ आई थी वो? वृद्धाश्रम में ही मैं अच्छा, आपको बता रही हूँ। कितनी अगर ये पुलिस आई थी? पॉलिटिकल मामला नहीं होता तो बताइए ना कि राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष हम उसको को क्यों लेकर आ रही है। तो सोच, कितने 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 पुलिस वाले आए थे? कम से कम 60-70 पुलिस वाले सर। अच्छा अच्छा। और ऐसा लग रहा था मैं आतंकवादी हूँ और मुझे ये अरेस्ट करने आ रहे हैं। मतलब इतना ऐसा माहौल इन्होंने बना। मुझे मेरे आश्रम में इन्होंने 2 दिन तक कैद करा दिया डीएम और एसडीएम से। मेरे आश्रम के बाहर पुलिस ऐसे बैठी रही जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए उसके घर के बाहर बैठी रहती है। आपसे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी जब बात हो रही थी, याद है, आपने थोड़ा मेरी बात का बुरा भी माना था जो मैं नहीं, बातें नहीं, कर रहा था। याद है आपको, मैंने कहा था कि लोगों को समझाना पड़ेगा, हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी को, कि भैया हमें भी आते हैं काम करने। तो वो मैं इसी लॉजिक पे कह रहा था, अच्छा, क्योंकि अच्छा। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी केवल पावरफुल लोगों के हाथ का खिलौना बन जाती हाँ है जी, और कुछ नहीं करते, जी, कुछ नहीं आता उनको जी। उसके अलावा। अगर आप कह रहे हैं ना इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं जी का नंबर दे रही हूँ। अगर आपका कोई पुलिसकर्मी जानकार है और जो लड़की कुमारी जी की पीए है, आप इनके कॉल रिकॉर्ड निकलवा लेना। जिस जिस तारीख का मैं आपको वो दूंगी लिख के। अगर ना निकले ना सर, तो आप जो सजा देंगे ना, चौराहे पे फांसी दे देना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्यों? मैं सर HIV एड्स पे काउंसलर रही हूँ। मैंने ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी दुनिया देखी है। मैं साइकोलॉजी, इंसान के चेहरे से उसे समझना जानती हूँ। मैं इतना समझदार हूँ कि कौन इंसान किस तरीके से। सिर्फ वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो थी पैसों की प्रॉब्लम। अगर वो कोरे कागज पे सिग्नेचर हो जाते, वो इनके पास पैसा चला जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हुआ ही है, वो बच्ची मर गई, पैसा सरकार के अंडर में चला गया। अच्छा, प्रॉब्लम की जड़ में वो 20-22 लाख रुपए थे? नहीं, 27 लाख के करीब। अच्छा, 5-6-7 लाख आई थिंक उसके अकाउंट में थे, और 20 से 22 लाख की उसकी झुग्गी थी लड़की की, अरे बाप रे। जिसके कागज भी शायद जो इनके ऑफिस में काम करती है वो भी रिकॉर्ड निकलवा लेना। मतलब भाई साहब, तो गरीब के शरीर पे मांस तो उखड़ गया, लोग उसकी हड्डियां खा रहे हैं अब धीरे धीरे। चलिए, मैं आपकी इस बात का, बिकॉज मेरे पास सबूत नहीं, इसलिए पूरा समर्थन नहीं कर सकता, बट मैं सरप्राइज जरूर हूँ कि भाई साहब आप ये पी लीजिए। अभी तो बहुत गरम है, बट सर ये देखिए सर, कहते हैं ना जिसके साथ होता है उसको पता होता है। तो मैंने तो ये चीजें महसूस करी हैं। मतलब एक राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वो है, वो मेरे से कह रही है तू बड़ी समाज सेविका हो रही है, मेरे पैर पकड़। और वो मुझसे अपने पैर पकड़वा रही है और मैं रो रही हूँ, उन्हें तरस नहीं आ रहा। नहीं, रोने वालों पे किसी को तरस नहीं आता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आज के बाद रोना बंद कर देना। मैं नहीं कभी रोती हूँ मत सर, रोना, लेकिन कुछ भी हो मैंने गया। वो चीजें कभी देखी नहीं थी हाँ, सर। हाँ, हाँ। मैंने वो चीजें कभी नहीं देखी। पर मेरी इतनी आपके अंदर आ गया इंस्टिंक्ट अब धीरे अब आ गया धीरे। है। मेरी उतनी उम्र भी नहीं है सर, मैं 96 बोर्न हूँ, और वो मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं। उन्होंने राजनीतिक तरीके से वो लोग रहते हैं, समलीन रहते हैं, पॉलिटिकल चीजें करते हैं वो लोग। तो मैंने वो चीजें कभी नहीं देखी सर। तो मैं सच में डर गई थी उस वक्त। क्यों? क्योंकि देखिए सर, मेरे पीछे मेरी 90-92 साल की बूढ़ी दादी है, मेरे वो पिता है जो मानसिक रोगी हैं, इलाज चल रहा है। तो मेरे को कभी कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी सोचना होता है कि अगर मेरे साथ आज कुछ हो गया तो उनको कोई देखने वाला नहीं है।
नहीं सर, एक्चुअल में बात यह है कि लोगों को ना पता होना जरूरी है हम्म। कि जिनको वो भगवान मान रहे हैं वो असल में भगवान नहीं है। जिनको आप एक अच्छे इंसान मान रहे हो वो असल में अच्छे थोड़ा इंसान बहुत नहीं फेस रीडिंग तो मुझे भी आती है। जी। हाँ, आपने लोगों से बात करी, काउंसलिंग करी, मैंने इंटरव्यू ले रखे हैं हमारे जी बिजनेस जी के जी, लिए, तो कम से कम 10,000 इंटरव्यू लिए होंगे मैंने। आप भी पहचानना तो मैं जानते हैं। फेस रीडिंग आ जाती है कि हाँ बिल्कुल 70% ऑफ द टाइम मैं सही होता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है, वो दिख जाता है, चेहरे पे आ जाता है। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है। और सच बताऊं सर तो बहुत चीजें देखकर मैं आगे बढ़ी हूँ। और वो वक्त तो मैं अभी पुरानी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो वक्त तो मैं भूल ही नहीं सकती जब मुझे 2 दिन के लिए मेरे आश्रम में कैद किया गया और मेरे आश्रम के बाहर पुलिस ऐसे आप बैठी थी। थैंकफुल रहिए, आपको जेल नहीं भेजा इन्होंने। हम्म? थैंकफुल रहिए आपको जेल, क्योंकि भाई जिनके पास ब्यूरोक्रेसी है वो आपको जेल भेज सकते हैं, ऐसा नहीं। भेज देते सर, तो हाँ हाँ। क्या पता मैं भी कोई राजनेता बन के निकल जाती। क्योंकि इतिहास रहा है ना, जो जेल जाता है वो नेता बन के जी जी। निकलता है, तो हो सकता है कि शायद मैं भी पर कोई मुझे नेता मुझे बन तो जाती। मुझे तो उन पॉलिटिशियन से भी बहुत शिकायत हो जाती है जिनको जेल जाने से डर लगता है। अरे तुम राजनीति में क्यों आए अगर तुम्हें जेल जाने डर लगता है तो? बिल्कुल सर। हाँ। लेकिन सर हमारे जैसे आम लोग तो डरते हैं ना जेल जाने से, जिन्होंने कुछ नहीं देखा हो। अब मैं तो उस वक्त इतना डर गई थी कि बस सच में तो मैं क्या आपको क्या किया गया था? अकेले रूम में रखा गया था? नहीं, मेरे जो आश्रम की जो महिलाएं थी उनके साथ मुझे आश्रम में कैद कर दिया गया था। तो मेरे फोन छीन लिए गए थे हम्म। कि तुम फोन नहीं चला सकती, और डीएम एसडीएम के ऑर्डर आ गए थे कि इसको खाली करो। लेकिन वही बात है ना सर, कि होता है ना कि जिनको हम प्यार देते हैं वो हमें कभी छोड़ नहीं सकते। मेरी जो आश्रम की जो वृद्ध माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने डीएम और एसडीएम के सामने हल्ला बोल दिया था कि अच्छा। उस वक्त तुम लोग कहाँ थे। और हम्म। जो ये सब करे तो उन्हें भी काफी गालियां पड़ी, वीडियोस वगैरह भी है मेरे पास कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब पूजा हमें रोड से उठा के लाई थी। तुम उस वक्त कहाँ थे जब हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया था। तुम उस वक्त कहाँ थे जब हमें 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही थी। आज अगर हमें ये रोटी दे रही है, चलो ये अभी एक टीन का आश्रम है, और जब हम रोड पे पड़े थे उससे तो ये फिर भी ठीक है, जहाँ पे हमारी इज्जत बच रही है। अगर आपने हमें यहाँ से जबरदस्ती निकाला तो हम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे, ये एसडीएम साहब को लिखित रूप में दे दिया था। तब वहां जाके फिर प्रशासन झुका। उसके बाद भी खींचातानी चलती रही, अभी तक चली है जनवरी तक। उसके बाद मजबूरन मुझे वहां पर मेरे भाई के बीमे के पैसे आए थे, जिससे मैंने 100 गज जमीन खरीदी थी, जो मेरे भाई की डेथ हुई है। लेकिन मजबूरन मुझे वो जगह खाली करके दिल्ली में नंद नगरी में किराए पे फिर जगह लेनी पड़ी सर। अभी मैंने उन्हें किराए पे रखा हुआ है। तो अंत में मतलब वो शेल्टर हाउस आपको खाली करना ही पड़ा? सर क्या करती सर, देखिए प्रशासन से कोई जीत तो सकता नहीं है सर। सच्चाई तो ये है, जहाँ पे पावरफुल लोग बैठे हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि ठीक है, अच्छाई है, लेकिन एक बुराई जो होती है ना वो अच्छाई पे काफी हैवी होती है। तो मैंने देख लिया सर, क्योंकि जितना मेरे साथ हुआ, और मेरे तो अरेस्टिंग के वारंट निकलवाओ, इसको तो जेल में डाल दो, इसको तो ये कर दो, मतलब इतना कुछ अच्छा, मैंने कितना सहा। कितना मैं कई बार सोचता हूँ कि ये कितना फनी है ना कि मतलब योगिता जी यहाँ पे बोल के गई थी, फिर आप आ गए यहाँ पे सेम चीज को एक्सप्लेन देखिए करने के सर, लिए। नहीं मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मैंने आपको अभी क्या बोला, जब आप अच्छा ही करते हो ना तो ब्रह्मांड आपको वापस देता है। तो शायद ये मेरे भोले बाबा का आशीर्वाद है, जो ये चाहते थे कि मैं यहाँ आके अपनी सारी सच्चाई रखूं। और शायद हो सकता है कि भोले बाबा ही चाह रहे हो कि लोगों तक सच्चाई जाए, जो जो चेहरों के पीछे, जो नकाब के पीछे चेहरे हैं वो सामने आए। तो मुझे तो इसमें मेरे बाबा का ही हाथ लगता है, क्योंकि मैंने उनसे ही बोला था। यकीन कीजिए, शिवरात्रि वाले दिन मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ, मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैं सेवा करती हूँ, बॉडी उठाना, पूरा दिन घूमना, वृद्ध माताओं को नहलाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मैं उतना भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मेरे साथ जो हुआ, क्या आपकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, क्या वो अन्याय छुपा रहेगा? मतलब कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा क्या मैंने जो चीज़ें सही, जो मेरे साथ गलत हुआ? तो आज मुझे लग रहा है शायद कि बाबा ने बोला, नहीं बेटा, तेरे साथ जो गलत हुआ था मैं उसे छुपने नहीं दूंगा, लोगों तक वो सच्चाई जाएगी जो तूने सहा है। तो ये जो आप अपने भाई के बारे में बता रही हैं, कई चैनलों पे मैंने सुना है, आपने जी बताया था, कई बार सुनता हूँ मामूली सी कहा सुनी, हुआ क्या था अगर आप बताना चाहें जी, तो? बेसिकली सर उस दौरान तो मैं घर पे थी। हमारे बी ब्लॉक का पार्क है एक, नंद नगरी में। जी जी। वहाँ पे मुझे एक झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहाँ गई तो मेरे भाई के एक लड़के से लड़ाई हो रही थी, जो कि एरिया में ही रहता है। तो मैं अपने भाई को समझा के घर लाने लगी। जैसे वो लड़का भागा तो यही बोल के भागा कि अब तुझे देख लूंगा इस तरीके से। मतलब लैंग्वेज दूसरी थी, मैं अभी उस हाँ लैंग्वेज नहीं का मैं समझ यूज़ रहा हूँ। नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने भाई को समझा के घर ले आई। भाई घर आया, नॉर्मल थी। मैं डॉग लवर हूँ बेसिकली, मैं डॉग फीड करवाती हूँ। तो मैं कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अपने पार्क के पास गई, तो वहाँ देखती हूँ जो वो लड़का था उसके साथ 2 और अन्य लड़के, जो कि इस केस में है, वो उस लड़के के घर की तरफ जा रहे हैं, जिस लड़के से झगड़ा हुआ था उसके साथ 2 और लड़के। उसके बाद सर मैं अपने घर आई तो मेरा भाई बोलने लगा, मेरे पेट में ना गैस बन रही है, मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, तो खाना मंगा ले। तो उस वक्त मेरे जो पिता है वो दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ड्राइवर हैं। जी जी। तो पापा मेरे गए हुए थे नौकरी पर, और दादी थी, मैं, भाई। तो
मैंने कहा ठीक है, हम 3 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना था। तो जैसे ही भाई आगे निकला तो मैं उसके पीछे-पीछे चल दी। मेरी आदत है, मेरे को मतलब बहन होती है ना भाई की बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली। तो बस यही था कि कहीं दोबारा झगड़ा ना हो जाए, नहीं नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, दादी है, कोई भी नहीं है। मैं उसके पीछे-पीछे सर चल दी। थोड़ा-सा ही आगे गए थे कि वो जो 2 लड़के उस लड़के के साथ आए, तो भाई को उन्होंने सामने से आके एकदम जेब से हथियार निकाल के, सर एक ने चेहरे पे पानी फेंक दिया बोतल से और दूसरे ने जेब से सर हथियार निकाल के मेरे भाई के सीने पे गोली मार दी और भाग गए। इतनी सी बातचीत सिर्फ में। इतनी सी बात। वो लड़के ऑलरेडी सर पहले से ना उन पे 2 से 3 मर्डर केस थे, तो मतलब मतलब एक और मर्डर करके क्या बहादुर बन जाएंगे वो लोग? उनको सर मुझे नहीं लगता कि उन लड़कों को कोई फर्क पड़ा है। अभी जेल में है जी, जेल तीनों? तीनों कितने साल से होंगे? सर 2022 की घटना है शायद, 2022 से ही है। तब से जेल में है। हाँ जी, जमानत तो नहीं हो रही ना उनकी? अभी नहीं हुई सर, अभी नहीं हुई। मुझे तो उस लड़के पर तरस आता है जो हीरो बनने के लिए उन दोस्तों को ले आया था, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई केस रहा नहीं होगा शुरू में। नहीं सर, वो तीनों ही लड़के इसी अच्छा टाइप के थे। अच्छा। उन लड़कों पे ऑलरेडी 2 से 3 मर्डर केस। और किस बात पे बहस हुई थी? ये मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। अच्छा मैं तो लड़ाई की आवाज सुन के गई थी, अच्छा अच्छा। क्योंकि भाई की आवाज है तो मैं क्यों नहीं पहचान पाऊंगी। भाई की आवाज थी, जी जब जी मैंने बिल्कुल। एकदम सुनी कि लड़ाई की आवाज आ रही है, मैं एकदम पार्क में पहुंची सर, वो झगड़े की आवाज सुन के। और तो आप मतलब आपका भाई गिरा होगा तो आपने जाके उठाया होगा कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं? मैं वहीं थी सर, मेरी आंखों के सामने जब उसे गोली मारी, अच्छा। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई। चेस्ट में मारी गोली? सीने पे, लेफ्ट साइड अच्छा। चेस्ट पे। जी, मतलब वो शायद इसी मकसद से आए थे कि मारना है, वरना गोली वो पैर पे भी मार सकते थे, डराने के लिए हवाई फायरिंग भी कर सकते थे। लेकिन वो शायद अपना मन बना कर आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले 2 से 3 घरों के चिरागों को बुझाया है, तो उनको शायद लग रहा होगा कि हमारे लिए तो ये एक आम बात है। लेकिन तो वो जो पुराने केसेस उसके लिए बाहर आ गए थे वो? हाँ जी सर, वो बाहर थे। मतलब उतना व्यक्तिगत रूप से उस तरीके से मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बाहर ही थे तभी तो मारा। और जब मैं अपने भाई को लेके गई हॉस्पिटल, जीटीवी हॉस्पिटल हमारे नियर बाय पड़ता है, तो वहाँ पे गुरु तेग डॉक्टरों बहादुर। ने, जी वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उस वक्त उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मतलब कैसे बताऊंगी पापा को कि भाई नहीं रहा, या दादी को कैसे बोलूंगी भाई नहीं रहा। मैं सर जहाँ मेरे भाई की हत्या हुई थी मैं वहाँ आ गई। जब इस बात की सूचना, जो क्योंकि भाई का जो हत्या थी वो एरिया में ही हुई थी, तो लोगों को पता चल चुका था, पापा को उन्होंने बताया। सर मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, वो कोमा में चले गए थे। जब वो कोमा में गए तो सच बताऊं तो आंखों के सामने ना एकदम अंधेरा छा गया था। एक तरफ बूढ़ी दादी थी जिसको रोते हुए देख रही थी, एक तरफ पिता थे जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, एक तरफ वो भाई था जो कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। 14 तारीख को जब उसे दाग देना था तो घर में कोई मर्द नहीं था, तो गली मोहल्ले के लोगों ने मतलब ये डिसाइड किया कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। और मेरे को मतलब वो चीज़ें बहुत अटपटी लग रही थी कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार कोई दूसरा क्यों करेगा। इलॉजिकल है। तो मैंने मतलब एकदम बोला, मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार खुद करूँगी, मेरे भाई का अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा। अब मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने भाई का अंतिम संस्कार किया सर। और 15 मार्च 2022 शायद मैं कभी नहीं भूल सकती, जहाँ से एक पूजा, जो ऐसी लड़की जो छिपकली कोकरेच से डरने वाली थी, और जो अगर गली में भी किसी की डेथ हो जाए तो डर से 10 दिन बाहर नहीं निकलती थी कि मतलब ये भूत है मुझे चिपट जाएंगे। मतलब कभी अकेली नहीं सोती थी गली में किसी की डेथ हो जाए। वहां से इस पूजा को एक नया जीवन मिला। मैं 14 मार्च को अपने भाई की अस्थियों को लेने सर शमशान में गई थी। तो जैसे ही मैंने शमशान में पैर रखा, सामने शिवलिंग थी सर। हर शमशान के जी जी, अंदर शिव का महादेव का मंदिर जरूर होता है। हाँ। तो मुझे आज तक नहीं पता सर मुझे उस दिन क्या हुआ था। मैं गई और पापा को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मैं 2 दिन हो गए थे रोई नहीं थी। और शिकायतें करने लग गई कि मतलब बाबा क्या गुनाह किया था। हालांकि उससे पहले मैंने कभी भगवान को नहीं माना, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं करा, मैंने कभी भगवान क्या है, मैं भी वो नास्तिक लोग होते हैं उस तरीके की लड़की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब दुख पड़ता है तो माँ और भगवान दोनों साथ में याद आते हैं। तो बाबा को पकड़ के और शिकायतें ही करे जा रही थी कि बाबा मतलब क्या बिगाड़ दिया था कि भाई को छीन लिया, मम्मी को छीन लिया, पापा कोमा में है, कैसे आगे बढ़ूंगी बाबा, कैसे जिंदगी को आगे देखूंगी, क्या करूंगी। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे होता है ना सर कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, इस तरीके से हो चुका था। एकदम सर पता नहीं कौन सी अंदर रोशनी आई, मेरे भाई की जो चिता थी मैं वहां चली गई। और मेरे भाई की जो चिता की राख थी सर, मैंने उसको अपने पूरे तन पे लगा लिया, मतलब चेहरे पे, माथे पे।
जिस वक्त मैं उसकी भस्म को, उसकी राख को अपने तन से लगा रही थी ना, वहाँ पे पंडित जी थे एक। उन्होंने मेरी वीडियो बना ली इस डर से कि लड़की कर क्या रही है, मतलब कि कभी इतने सालों में ऐसा दृश्य नहीं देखा, एक मरे हुए व्यक्ति की जो राख है ये अपने तन पे लगा रही है। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण था, आज के बाद जहाँ तक मैं जा पाऊंगी या फिर जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, कोई भी शव लावारिस नहीं कहलाएगा। क्योंकि सच बताऊं सर, तो दिमाग में ना कहीं एक बात बैठ चुकी थी, वो ये थी कि अगर भाई की हत्या या भाई की डेथ एरिया में नहीं हुई होती, तो शायद मैं वो हिम्मत कभी जुटा नहीं पाती कि मैं पापा या दादी को ये बोल पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो भाई को ना लवारिस में ऐसे ही जला देते। ना भाई को कफन देते, ना कंधा देते, ना ढंग से उसका पूजा करते, भाई को लवारिस में जला देते। तो बस सर, सच बताऊं तो ये इस सेवा की शुरुआत ना किसी हिम्मत से नहीं हुई। इस सेवा की शुरुआत हुई है एक ऐसी बहन के दर्द से जिनने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को खोया, एक ऐसी बहन जिसकी किसी ने मदद नहीं करी, एक ऐसी बहन जिनने दम तोड़ते अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देखा, एक ऐसी बहन कि उस वक्त वो इतना मजबूर थी कि जब उसके भाई को मारा जा रहा था तो वो कुछ कर भी नहीं पाई। तो एक बहन के दर्द के साथ इस सेवा की सर शुरुआत हुई, और इसमें सबसे बड़ा हाथ भोलेनाथ का है। मैं तो उनको ही मानती हूँ। और पिछले 2 सालों में, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर की बेटी नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी सेवा को खुद से देख पाती या चला पाती। मुझे आज भी याद है सर कि मैंने इस सेवा में अपने भाई की आखिरी निशानी स्कूटी बेच दी थी, क्योंकि जब सेवा की शुरुआत हुई तो पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। पापा उस दौरान कोमा में थे और कमाने वाला कोई नहीं था। दादी जी हैं, मेरे मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में रहे हैं, शहीद हो गए थे, जिसकी मेरी दादी जी को पेंशन आती है। लेकिन उस दौरान दर्द इतना था कि दादी को भी नहीं बोल सकती थी कि जी जी। दादी पेंशन ले आओ, घर देखना है। हम्म। मम्मी ने, मेरा जो रिश्ता है एक एनएसजी कमांडो से पक्का था। मेरा 7 साल का प्यार था। मैंने तो सर सब कुछ देख लिया एक छोटी सी उम्र में। मेरा 7 साल का प्यार था और उसने मुझे ये बोल के छोड़ दिया कि तुम्हें सेवा या शादी में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी। मैं समाज को क्या जवाब दूँगा कि जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो तो लाशों में भटक रही है, वो तो मुर्दों में घूम रही है, शमशानों में जा रही है। मैं समाज को क्या जवाब दूँगा? तो तुम शादी या सेवा में से एक चीज़ चुनो। फिर क्या था सर, मैंने बोला ठीक है, मैं सेवा चुनूँगी, तुम अपनी शादी अपने पास रखो। मेरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए कुछ ज्वेलरी बनवा कर रखी थी, मैंने वो बेच दी सर। और सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा दुःख उसी दिन हुआ था जिस दिन मैंने अपनी मम्मी की आखिरी निशानी, क्योंकि मम्मी की कोई निशानी मेरे पास मौजूद नहीं थी सिवाय उन गहनों के जो शादी के लिए बनवाए थे। तो वो दुःख शायद ताउम्र कम ना हो कि मतलब वो मम्मी से जुड़ी हुई चीज़ मैंने बेच दी। और आज मैं 4000 से ज़्यादा लावारिस शवों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। ऐसे शव जिनकी कोई पहचान नहीं है, या ऐसे लोग जैसे कि दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में लोग कमाने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, किसी कारणवश एक्सीडेंट से या इलाज के दौरान उनकी डेथ हो जाती है सर, तो प्राइवेट एम्बुलेंस उनसे काफ़ी पैसा मतलब मांगती है, 30,000 35,000 वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अपना शव मजबूरन छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें मजबूरन शव को छोड़ना पड़ता है। मैं उनका भी दाह संस्कार करती हूँ सर। ऐसा नहीं है कि एक ही विधि से उनका अंतिम संस्कार है। अगर मुझे किसी का धर्म पता चल जाए, क्योंकि सर मैं एक सनातनी हूँ और मैंने अपनी दादी से, अपने पिता से, मेरी मरी हुई माँ से यही सीखा है कि सनातनी कभी किसी के धर्म से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और कहते हैं कि एक व्यक्ति ताउम्र किसी भी धर्म के साथ जिया हो या उसका कोई भी धर्म रहा हो, लेकिन मरने के बाद जो उसका दाह संस्कार हो वो उसके धर्म के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यही इंसानियत कहलाती है और यही सनातन धर्म कहलाता है। अगर मुझे किसी का धर्म पता चल जाए सर, अगर वो मुस्लिम है तो मैं उसको दफनाती हूँ। मुझे पता चल जाए ये क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनों में एक लकड़ी का ताबूत जी जी। आता है, उसके तहत मैं उनका पूर्ण रूप से करती हूँ। मैं 300 से ज़्यादा मुस्लिम्स का दाह संस्कार कर चुकी हूँ, 200 से ज़्यादा मैं क्रिश्चियनों का कर चुकी हूँ। और वैसे तो सर मोस्ट ऑफली नहीं पता लग पाता है धर्म, लेकिन धर्म उन्हीं का पता तो चल अभी पाता तक है। ऐसा हुआ है कि आपने किसी को आपने क्रिमेट कर दिया, दाह संस्कार कर दिया और जी। पता चला कि अरे उसके घर वाले आ गए और कि मतलब ये तो हमारा मुस्लिम था, ये क्या क्यों किया आपने नहीं ऐसा? सर, धर्म से रिलेटेड तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जी एक बार हुआ था। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता सकती। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हम्म। उनका जो बेटा है वो मानसिक रोगी था। जी जी। वो किसी तरीके से घर से निकल गया। निजामुद्दीन रेलवे पे आकर उसका जो धड़ था, उस मतलब सर जो है धड़ से अलग हो गया, वो ट्रेन के नीचे ट्रेन आके के बैठ नीचे, गया। अच्छा। तो मैंने उसका दाह संस्कार किया था। उसके 3-4 महीने बाद जब उनकी फैमिली को पता चला, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ढूँढते हुए आए, तो पता चला इस शमशान पे उनका दाह संस्कार हुआ है। फिर मैंने उस वक़्त मैं वहीं पे मौजूद थी, क्योंकि मेरा तो डेली रूटीन ही शमशान का होता है। तो
उन्होंने जब उसका ज़िक्र किया कि मतलब ऐसी बॉडी थी, उसका जो सर है वो धड़ से अलग हो गया था। तो इस तरीके के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो रेयर होता है। केस हमें याद रहते हैं। फिर मैंने उनको दिखाया, हम्म। पूरी वीडियो दिखाई, तो मतलब रोते हुए सिर्फ एक बात बोले कि मतलब मेरे को इस चीज़ का सिर्फ मतलब मन में वो है संतुष्टि कि मेरे जो बेटे का अंतिम संस्कार है वो पूर्ण तरीके से हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया, सर मैं इनकी अस्थियां भी लेकर हरिद्वार गई थी, मतलब मैं सबकी अस्थियों को लेकर अमावस पे हरिद्वार जाती हूँ, जहाँ पूरे विधि विधान पूर्वक इनका अस्थि विसर्जन किया जाता है, इनके नाम की तैरामी की जाती है, क्योंकि जो भी लावारिस शव होते हैं सर मैं उन्हें अपना गोत्र देती हूँ, क्योंकि ये अमुक नाम और अमुक गोत्र से होते हैं, और अंतिम संस्कार के लिए गोत्र बहुत मान्य है। अगर हम जी जी शास्त्र के बिल्कुल अनुसार चलें, धर्म के अनुसार चलें, तो मैं इन्हें अपना गोत्र देती हूँ, और उसी गोत्र से इनका वहाँ पर अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। तो उसके बाद मतलब ये एक ऐसा वाक्य मेरे साथ हुआ था, धर्म तो नहीं लेकिन हाँ जी इस तरीके से हुआ था। तो एक बार आपके ऊपर हमला भी हुआ था, जो आपकी नोज पे मैंने देखा था, वो पट्टी जी लगी हुई थी, क्या हुआ था वो? सर, मुझे तो उन्हीं लोगों का हाथ लग रहा है जिन्होंने मुझे मेरे आश्रम में कैद किया था, क्योंकि मेरी तो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। गाजीपुर फ्लाईओवर के पास की ये बात है। ये जो बगल में जो है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं शमशान ही जा रही थी, और ये उसी वक्त का टाइम है जिस वक्त मेरे पीछे ये लोग पड़े हुए थे। उसी वक्त मेरे साथ सर ये हादसा हुआ था, 2-3 लड़कों ने आकर मेरे ऊपर हमला किया था, जिससे मेरी नाक की हड्डी टूट गई थी। बिना कुछ कहे ऐसे ही? बिना कुछ करे सर, बिना कुछ कहे। वो एकदम सामने से आए, ऑटो में थी मैं, ऑटो रुकवाया और उन्होंने, उनके हाथ में डंडे वगैरह थे, उन्होंने मेरे पे हमला करा सर। तो मेरा तो व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है, लेकिन मुझे मतलब अगर व्यक्तिगत मतलब मेरे पे कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों का उसमें हाथ है, क्योंकि मैंने इनका वही 20-25 लाख का नुकसान किया था, तो हो सकता है भी कुछ भी कर सकते हैं लोग। मैं ये क्या कहते हैं उसे, कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिमिनल का कर दिया हो आपने, या इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे केस है, 4000 बहुत बड़ा नंबर होता है, जी, जी, जी। कभी आते ऐसा हैं कोई सर। केस आया है जो आपको अभी भी तक याद है कि यार, जैसे एक तो आपने वो बताया था, जी, जी, जी। उसके अलावा कोई ऐसा केस जी, आपको अभी एक तक केस याद था हो? सर, एक लड़का था जिसका नाम विक्की था। वो एक लड़की से प्यार करता था। उसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल रही होगी। उसके माता-पिता नहीं थे, 3 बहनें थी, और उस लड़के ने फांसी लगा ली थी। उस लड़की ने, मतलब उसकी शादी नहीं हो पाई है, जो भी मामला रहा हो, मुझे पूर्ण मामला नहीं पता, मोटा-मोटा पता है। तो उस लड़के ने फांसी लगा ली थी, और मतलब सबसे ज़्यादा दुःख तब हुआ कि जब उसकी बहनों ने उसका शव लेने के लिए मना कर दिया जीटीबी हॉस्पिटल। वो मामला नंद नगरी का था, और कि इसने हमारे लिए आज तक करा ही क्या है, जो हम इसका जो बॉडी है उसको लें और दाह संस्कार करें, पैसा बर्बाद करें। तो वो बॉडी मुझे सौंपी गई थी, और मुझे उसमें अपने भाई की छवि दिखी थी, क्योंकि मेरे भाई की भी उतनी उम्र नहीं थी, और पोस्टमार्टम के बाद ना एक नीली सी पन्नी के साथ बॉडी को जो है बांधते हैं, तो भाई की भी बॉडी कुछ ऐसी आई थी। तो वो वक्त मतलब वो याद है मुझे, बहुत दुख हुआ था अंदर से। खैर रोती तो मैं उतना जल्दी से नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान, दर्द तो होता ही है। तो उस मतलब वाक्य ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया था सर। बाकी जेलों की बॉडी आती है, साथ अच्छा। में पुलिसकर्मी आते हैं जिनकी पूरी वीडियोग्राफी होती है, क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी जैसे कोई पोक्सो एक्ट में बंदे कई बार होता है, फैमिली नहीं बॉडी लेती है, तो इस तरीके की बॉडी भी आती है उसमें, लेकिन पुलिस साथ होती है, अच्छा, क्योंकि उनको पूरी वीडियोग्राफी करके कोर्ट में पेश करना होता है। तो अभी जो क्या कहते हैं उसे, अलग अलग सीएसआर होता है, इस तरह का होता है, इस तरह से आपको फंड आने शुरू हुए या अभी नहीं हो नहीं पाए? सर, मुझे ऐसा कोई अभी फंड नहीं सीएसआर आता। से कुछ भी नहीं, नहीं हो कोई रहा फंड नहीं आता। है? आपके रजिस्ट्रेशंस पूरे हैं? पूरे हैं सर। अच्छा, तभी भी अभी सीएसआर से कोई नहीं, फंड नहीं कोई आती? फंड नहीं है सर, ऐसा मेरे पास कोई फंड नहीं है। मुझे जैसे अभी क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी मेरा वायरल चल रहा है, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज। भोले बाबा का ही आशीर्वाद है, क्योंकि सच बताऊं सर तो मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कोई वैसा भी चीज़ें नहीं है कि मैं कर पाऊँ। मैं तो नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, बाबा जी का गाना लगाती हूँ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल देती हूँ। बाबा जी अपने आप करते हैं जो उन्हें करना है। तो उसके जरिए लोग जुड़ने लगे अब, जैसे 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, इस रूप में मुझे मदद मिलनी शुरू हो गई है सर पिछले 3-4 महीनों। और चलिए एक और फाइनल क्वेश्चन है कि और कोई आपको लगता है कि और लोग कब आगे आएंगे इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आप ही हैं या एक और हैं जिनको रिसेंटली पद्मश्री मिला था, जो एक मुस्लिम है, जो अलग अलग जगहों पे वो भी करते हैं, उनका पुत्र की मृत्यु हुई थी सड़क पे, अच्छा, मैंने उनको नाम सुना पद्मश्री, है, हाँ, ऐसे नहीं पद्मश्री पता। मिला था उनको भी, जी, तो वो भी यही काम करते हैं, पर वो जी, तो कई कई लाख कर चुके हैं, पिछले 30 साल से करें, 35 साल जी, से। जी, जी। तो आप क्या चाहती हैं, क्या देश में और लोग भी आने चाहिए या सफिशिएंट लोग हैं इस तरह के काम करने के नहीं लिए? सर, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में एक मिथ्या है, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि लड़कियों को शमशान में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यकीन करिए, किसी भी धार्मिक किताब में, मैं सिर्फ सनातनी रीति रिवाजों की बात कर रही हूँ, किसी भी धार्मिक किताब में सर कहीं भी लिखित तौर पे ऐसा है ही नहीं कि महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, कि
जैसे हमारा जो सनातन धर्म है वो साइंस से बहुत काफी मिलता जुलता है, मतलब एक तरीके से भाई भाई बहन है। सनातन और साइंस, ये भाई बहन हम इनको दर्जा दे सकते हैं। जैसा कि हमने बचपन से सुना था कि नीम का और पीपल का पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, उस पे भूत होते हैं, हमारी मम्मी पापा के सबने सुना होगा। लेकिन एज पर साइंस अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ये दोनों पेड़ देते हैं, इसलिए उनको काटना नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि पुरात काल से इसीलिए ये मिथ्ये फैला हो। ठीक इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि शायद महिलाएं जो होती हैं वो होती हैं बहुत ज्यादा भावुक, नर्म दिल की। तो हो सकता है कि भावुकता के कारण महिलाओं को शमशान में जाने के लिए मना किया हो, लेकिन धार्मिक तरीके से लिखित तौर पे कोई भी तथ्य नहीं पाया जाता है। हमारे समाज के अंदर आप और भी बहुत से लोग हैं, हम लोग शमशान के बाहर से जब गुजरते हैं तो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि शायद कोई ऐसा होगा जिसको हमारे कंधे की जरूरत होगी, शायद कोई ऐसा होगा जो वहां पड़ा है और ये सोच रहा है कि कोई तो मेरी आके मदद करेगा। तो ये कि डर है क्यों, और ये डर सभी धर्मों में है, लोग लाशों से डरते क्यों इतना? सर अब डर एक्चुअल में सर बात यह आप है ना सोचते कि परिवार वाले जिम्मेदार हैं, बचपन से रोकते से आपने कहा बिल्कुल परिवार कि वाले आप, जिम्मेदार हैं। मैं तो जाती नहीं थी, किसी के यहाँ कुछ हो जाए मैं भी नहीं जाती थी। परिवार वाले परिवार वाले जिम्मेदार है ना, बिल्कुल कहीं है डेथ सर, होती जाने नहीं देते, जाओ मत जाओ बिल्कुल मत। जिम्मेदार है सर। हम कहीं ना कहीं इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए हैं क्या? अंतिम संस्कार इंसानियत नहीं है? मेरे ख्याल से तो इससे बड़ी कोई इंसानियत नहीं है कि अगर आप एक कहते हैं सर कि जो शिव भोलेनाथ हैं, कहते हैं कि कैलाश पर्वत आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया, बड़ी से बड़ी चोटी सबने फतेह करी, लेकिन कैलाश पर्वत कोई फतेह नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मान्यता है कि वहाँ शिवनाथ मतलब भोले बाबा स्वयं अपने परिवार के साथ बैठे। और वहीं शिव पुराण एक तरफ ये बोलती है कि एक व्यक्ति शिव के पास जाने योग्य, यानी कैलाश पर्वत जाने योग्य, जो पूर्ण मतलब पुण्य आत्मा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तब बनती है जब वो अपने पापी शरीर से मुक्ति पा लेती है। तो पापी शरीर को मुक्ति मिलती है शमशान में, तो उससे तो शुद्ध कोई जगह ही नहीं हुई, वो तो शुद्ध है, क्योंकि भाई तुम भोलेनाथ के दर पे जा रहे हो, प्रभु के चरणों तक जा रहे हो। कहते हैं ना कि भाई कठिनाइयां हैं तो तुम जिंदा हो, जिस दिन मुश्किलें खत्म हो गई समझ लो तुम मर गए, तो इसका मतलब तुम्हें मुक्ति मिल रही है वहां, तो वो तो जगह अशुद्ध हो ही नहीं सकती, उससे तो शुद्ध कोई जगह ही नहीं है। तो फिर समाज में ये मिथ्ये क्यों कि लड़कियां शमशान में नहीं जा सकती? मैं तो कहती हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं, चाहे आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, आप राजनीति का क्षेत्र देख लीजिए, खेल का देख लीजिए, कुश्ती का देख लीजिए, फिल्म का देख लीजिए, गायिका के तौर पे देख लीजिए, साइंटिस्ट के तौर पे देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान की नारी हर जगह आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी जो महिलाएं हैं उन्हें शारीरिक तौर पे तो मजबूत बनाया है, लेकिन मानसिक तौर पे आज भी कमजोर किया हुआ है। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट के जरिए यही सबको बोलूंगी कि भाई अपनी 5 साल की बच्ची को भी शमशान में भेजो, क्योंकि महिला का मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वो तभी बनेगी जब वो इन चीजों को अपनी आंखों से देखेगी। ये जो समाज में मिथ्ये हैं, मेरे को 2 साल हो गए, मैंने तो कोई भूत नहीं देखा, मुझे कोई भूत नहीं चिपटा। मैं पिछले 2 सालों में मैं नहा के शमशान गई हूँ, लेकिन मैं कभी आके नहीं नहाई, क्योंकि जब मैं वो चिता जलाती हूँ ना तो मैं कम से कम 5 मिनट उस चिता के सामने खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे उससे ताकत मिलती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे बहुत आगे जाना है, क्योंकि मेरी जरूरत सिर्फ दिल्ली में नहीं हर जगह है, क्योंकि हर जगह लवारिस शव आते हैं। तो मुझे उससे ताकत मिलती है, मैं कभी अपने घर आके नहीं नहाती, तो मुझे तो कभी कोई भूत नहीं दिखा, मुझे कोई भूत भी नहीं चिपटा। उल्टा आप यकीन कीजिए कि अगर मैं किसी परेशानी में हूँ और मैंने दाह संस्कार करते हुए उनको बोल दिया कि मेरे को ये परेशानी है, मेरी तो परेशानी खत्म हो जाती है। मेरे ऊपर तो कोई अगर समस्या है, तो मैं जब मेरे साथ मुझे कुछ मतलब जो एक पद पे बैठे हुए लोग हैं जो कि अपने पद का दुरुपयोग जिस वक्त कर रहे थे, तो मैंने तो सीधे जाके शमशान में ही बोला था कि भाई मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है, और तुम ही देखो, मैं तो तुम्हारी सेवा करती हूँ, तुम देखो क्या करना है। तो मेरी वो परेशानियां धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो गई। आपको अघोरी कौन बुला रहा था कि अघोरी बन गई अब ये सर तो? मेरे गली मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि सर, अघोरी बन गई मेरे से हो? बात नहीं करता सर कोई, लोग मेरे से ऐसे डरते हैं, मतलब अब मैं आपके सामने बैठूं, आप बताइए आपको क्या नेगेटिविटी आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं नहीं आता आ, negative। लेकिन लोग मुझसे डरते हैं सर, वो कहते हैं कि जब पूजा चलती है तो उनके पीछे आत्माएं चलती हैं, तुम नहीं इससे नहीं, हमने भी देखी, जैसे ही आई थी 4-5 हजार आत्माएं एक साथ आई थी। मैं आप यकीन कीजिए मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी, लड़कियां मेरी बचपन की जो सहेलियां, वो मेरे से बात नहीं करती हैं कि हमारे अच्छा मम्मी हो वैसे पापा। ना, नहीं लगता आप डरपोक लोग लाइफ से चले गए, चाहिए क्या आपको? सर मैं सच बताऊं ना, मेरे जो दोस्त हैं वो भोले बाबा जी हैं, मेरे रिश्तेदार वो लवारिस शव हैं, तो मुझे रिश्तेदार और दोस्त दोनों मिल गए हैं। मुझे तो समाज में उस तरीके से उन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफली जो टाइम है वो शमशान में जाता है। सर बहुत सुकून है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो आपकी यही फ्रेंड है, जब आपकी इस तरह की इंटरव्यू होती है उससे जलती भी होंगी। ये हो बड़ा सकता नॉर्मल है कि मतलब, हो सकता है। हाँ कि वो भाई जब इस तरह से कर रही है तो वो तो उससे तो प्रॉब्लम है, बट देखो कितना आगे चली गई, इंटरव्यू दे रही है हर जगह जाके, हो सकता है वो भी सर, चलता है। बिल्कुल। लेकिन सर सच बताऊं ना, जितना सुकून आज है, जिस वक्त मैं काउंसलर थी उतना सुकून नहीं था। ठीक है पैसा आ रहा था, अपनी एक जिंदगी जी रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। लेकिन आज जो सुकून है ना सर, जब मैं घर पे आती हूँ ना और जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ,
उसके बाद कहते हैं ना पूरे दिन की जो बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं, जब वो दिमाग में बातें घूमती हैं तो मैं सोचती हूँ कि आज मैंने इतने लोगों को प्रभु के चरणों तक पहुंचाने में मदद करी है, तो एक सुकून है, बहुत एक सुकून मिलता एक है। सवाल और है मेरे पास जी। आपके लिए कि कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप घर आके सोए और आपको सपने में ऐसा लग रहा है कि यार क्यों हुआ इसके साथ ऐसा, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? नहीं सर कभी ऐसा नहीं हुआ। एक वाक्या हुआ था सिर्फ जी 2 जी। साल में। एक जवान लड़का था, ये जो मैंने अभी केस बताया इससे अलग। उस लड़के की उम्र तकरीबन 10-11 साल रही होगी। वो एक मजदूर का बच्चा था। उस बच्चे की डेथ हो गई थी तो उसके पिता पे उतना पैसा नहीं था अंतिम संस्कार के लिए। मुझे वो वक्त याद है कि वो व्यक्ति ऑटो के अंदर अपने बेटे की ऐसे बॉडी लेकर आया था। मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ दिया था सर कि सिर्फ यही कमी रह गई कि एम्बुलेंस होती तो शायद इन लोगों की उससे भी मदद कर पाती, बस यही कमी रह गई। मैंने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया सर। और मैं क्या करती हूँ कि जो जवान बच्चे होते हैं ना, मैं उनकी अस्थियों को अलग रखती हूँ ताकि उनका जो है जो अस्थि विसर्जन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि उसको अगला जो जन्म है वो उसका कठिनाइयों में ना हो, अच्छे से उसको इस जन्म से मुक्ति मिल सके। सर मैं उस बच्चे की ना अस्थियां रख के भूल गई, तकरीबन 3 महीने में भूल गई, मैं बिल्कुल भूल गई, याद ही नहीं रहा मैंने कहाँ रखी कैसे रखी। चौथे महीने की, ये जुलाई की बात है, 4 महीने हो चुके थे, जुलाई आने वाला, तो जुलाई की अमावस आने वाली थी। वो बच्चा मेरे सपने में आया और सिर्फ उनने मुझसे एक बात बोली कि दीदी क्या तुम मुझे लेके नहीं जाओगी? सर 2 बजे मेरी आँख खुली और मैंने जो शमशान पे पंडित जी ने 2 बजे ही कॉल किया कि इतनी तारीख को हमने एक बच्चे का दाह संस्कार करा था जिसकी तकरीबन 10 से 11 साल उम्र थी, उसकी अस्थियां कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया 3 नंबर ट्रे में रखिए मैम। मैंने कहा इसको आप जैसे शमशान पे सुबह जाएंगे, और आपने उसकी डेड बॉडी ही देखी थी? बस मैंने उसकी डेड बॉडी आपने उसे देखी। जीवित कभी नहीं नहीं, देखा मैंने था? उस बच्चे को कभी जीवित नहीं देखा, वो सफदरजंग हॉस्पिटल से बच्चा आया। और आपको उसका फेस बहुत क्लियरली सपने में आया? बिल्कुल। बिल्कुल सर, वो दाह संस्कार कराया, वो मुंह में गंगा जल डालते हैं तुलसा जी, तो वो मुंह खोलते हैं हम, तो वो देखा है। और बिल्कुल शाक वो बच्चा मेरे सपने में आया, सिर्फ इतना बोला, क्या दीदी तुम मुझे लेके नहीं जाओगी? सिर्फ इतना। उसके बाद सर दूसरे ही दिन, वैसे तो मैं अमावस पर अस्थियां लेके जाती हूँ, लेकिन मैं उस बच्चे की दूसरे ही दिन अस्थियां लेके गई हरिद्वार। वहां पर मैंने उसका अच्छे से विधि विधान से पूजा पाठ करवाया, वहां पे उसका अस्थि विसर्जन कराया, पिंडदान करवाया, वहां पर उसकी पूजा करवाई, उसके नाम की तरामी कराई, तब जाके मेरे को सुकून मिला। लेकिन वैसे कोई कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए मेरे तो। बहुत ही इट्स नॉट इजी एक्चुअली। बहुत मुश्किल काम है जो आप काम करती हैं, आसान नहीं है ये। सर सच बताऊं ना तो मैंने वो दर्द देखा है, तो मैं इनका दर्द बहुत करीब से जानती हूँ। मेरे से बहुत से लोग सवाल करते हैं, जब मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरे से बहुत से सवाल करे, अरे कोई शादी नहीं करेगा, अघोरी बन गई है। मेरे पापा का नाम एक्चुअल में यशपाल शर्मा है, तो ऐसे नाम लेके, यशपाल तेरी बेटी तो अघोरी बन गई है, इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसको संभाल, ये पागल हो गई है, इसकी शादी कर। लेकिन सर सच बता रही हूँ, बेकार है सारी चीजें। इतना सुकून है जिंदगी में, इतना सुकून है जिंदगी में कि किसी पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, किसी चीज से नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी दौलत से मुझे ये सुकून नहीं मिलेगा जो मुझे आज सुकून है अपने अंदर। मैं सच बता रही हूँ सर कि जो भोलेनाथ है ना, उनकी पूजा से अगर आप जुड़ जाएं, देखिए दौलत तुम्हें हर भगवान देगा, लेकिन भोलेनाथ तुम्हें वैराग्य देते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लगेगा कुछ नहीं है, बस सुकून सब कुछ है। तुम जब लोगों के लिए कुछ करोगे, आज वो वैराग्य जो मिला है ना सर, जो सुकून मिला है, उस वक्त चेहरे पे वो चमक हजारों की क्रीम लगाने से नहीं थी सर। आज 1 रुपए की क्रीम नहीं लगाते, आज वो सुकून है चेहरे पे। वो तो है, मैं एग्री करूंगा, हाँ आपकी जी स्किन सर। क्वालिटी बहुत अच्छी है सर इसमें मैं कोई दो वही राय आपको नहीं है। बता रही हूँ कि हाँ, वो सुकून ये बात मैं जब आप आए तभी उन्होंने, आपकी स्किन क्वालिटी, स्किन टोन बहुत अलग है। सब भोलेनाथ की कृपा है सर, ये सुकून है, हम्म। ये कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ वो सुकून है जो तुम दूसरे के लिए कर रहे हो। और जब तुम्हारी, कहते हैं सर, जब आत्मा शुद्ध होती है ना तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। तो वो आत्मा जो है ना वो बहुत पवित्र हो चुकी है। और मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को शमशान जाना चाहिए, हर लड़की को वैराग्य चुनना चाहिए, हर लड़की, मैं कहती हूँ अगर मेरी आप जो स्टोरी सेवा से। करेंगे, अपनी बड़ी वाली बेटी को लेके आता हूँ। पक्का सर, वो 6 साल की है, 7 बिल्कुल साल की हो कराना जाएगी, चाहिए सर। मैं ले आता हूँ उसको। उम्र मैटर नहीं करती है सर। मैं तो कहती हूँ मेरे से इंस्पायर होकर अगर एक और पूजा शर्मा खड़ी हो जाए तो मैं सोचूंगी कि मैंने जो अपने भाई का त्याग किया, मैंने जो उसकी राख को अपने तन से लगा के प्रण लिया, वो पूरा हो गया। क्योंकि मैं उसे आज त्याग मानती हूँ, क्योंकि अगर मेरे भाई की हत्या नहीं हुई होती तो मैं कभी इस तरफ नहीं आती। क्योंकि मैं भी वही उसी उम्र में थी, मेरी उम्र की लड़कियां डिस्को जाती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, मेरी भी कभी वही जिंदगी थी, मैं भी जाती थी, मैं भी घूमती थी, मैं भी मूवी देखती थी। आज मन ही नहीं करता,
आज तो सुबह उठे, वृद्ध आश्रम में गए, माताओं को नहलाया, उनसे बात करी, और क्रेविंग होने लगती है कि शमशान कब जाऊंगी। एक तो खाने की क्रेविंग होती है, एक होता है खुद ही कोल मिलाऊंगी, कभी मोर्चरी में, कभी हॉस्पिटल में। भाई कितनी बॉडी है, कब कब उसका तो रेगुलरली बॉडीज आती ही हैं, रेगुलर सर, डेली 5 से एवरी 10, डे आती ही एवरीडे हैं। 5 से 10। आज भी 7 बॉडी हैं। अच्छा, अभी आती ही आती हैं। बिल्कुल, अभी आपका पॉडकास्ट खत्म होते ही सीधे शमशान जाऊंगी। अभी अच्छा, 2 बॉडी एक हॉस्पिटल से है, 2 बॉडी एक हॉस्पिटल से है, 3-4 बॉडी आपकी मोर्चरी से है तो ये डेली। मुझे एक बात बताइए कि ये जो ये इस तरह की बॉडीज होती हैं, मतलब इतनी लावारिस लाशें कैसे हो सकती हैं? बेसिकली सर, क्योंकि सरकार भी करवाती है अंतिम संस्कार, आप अलग से कर रही हैं। सरकार का ही तो टुकड़ा है ये अच्छा, सरकार का ही टुकड़ा है। अच्छा, ये जो बॉडी है ये पोस्टमार्टम होकर ही आती है। कोई अच्छा, भी बॉडी ऐसी नहीं है जो पोस्टमार्टम ना होकर अच्छा, आए। अच्छा, ये वो बॉडी होती है, जैसे आपने देखा होगा रोड पे जो लोग हैं, जैसे चरस गांजा पीते हैं, रिक्शा चलाते हैं, गरीब तबके के जो रोड पर रहते हैं, किसी भी अन्य तरीके का नशा करते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, या किसी कारणवश जिसका पहचान नहीं हो पाती है। हत्या है, हत्या के मामले होते हैं, नदी नालों में बह के जी, बॉडियां जी, आ जी, जाती जी, हैं। जी, जी। बेसिकली वो बॉडियां होती हैं, और इसका भी और कोई ये हर नहीं है। प्रदेश में इस हर प्रदेश में मेरे सर, हिसाब से हर कम से स्टेट कम में। आपको क्या लगता है ऑन दिल्ली में एवरेज? ज्यादा है, अच्छा, दिल्ली में ज्यादा। बेसिकली दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पर लोग कमाने के लिए छोटे अलग-अलग छोटे जगहों टाउन से से आते हैं, आते हाँ, हैं, हाँ। लोग इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल्स में आते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस वो नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि 30 से 35 हजार रुपए मांगे जाते हैं, तो मजबूर हो जाते हैं वो शव को छोड़ने के लिए। शायद इसके लिए भी भोलेनाथ का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत जल्द इसके लिए कुछ करूंगी, बाबा जी का अगर आशीर्वाद रहा। चलिए, इसी बात पे हम आज हमारा पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और हम लोग लकी हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई हैं, सब भोले क्योंकि बाबा का आदेश था सर। क्योंकि आसान जो काम आप कर रही हैं, इट्स नॉट एन ईजी वर्क, इट्स अ टफ वर्क एक्चुअली। तो अभी दूसरी चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि रामवीर भाई भी यही कहते हैं ना कि मैं तो चाहता हूँ पॉन्डमैन पूरे देश में 50 पॉन्डमैन बन जाए, क्योंकि बॉटम लाइन है कि प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको भी तो एक, आप बताइए, एक बच्चा जन्म लेता है, किसी भी धर्म का हो, मैं सिर्फ सनातनी नहीं, मैं हर धर्म की बात करती हूँ। एक बच्चा जन्म लेता है, हम पंडित से ये तक पूछना चाहते हैं कि उसका पैर किसका है, तांबे का है, लोहे का है, चांदी का है, पूछते हैं। पंडित के दिए हुए अक्षर से हम उसका नाम रखते हैं, तो फिर मरने के बाद क्यों नहीं? मरने के बाद कहते हैं जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो मंत्रों के अधीन है, उन्हें मंत्रों से ही पाया जाता है। इसलिए इतना बड़ा राम मंदिर बना, प्राण जी, जी। प्रतिष्ठा के लिए कौन गए? ब्राह्मण, मंत्रों द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो इसी तरीके से एक मनुष्य, अगर किसी मनुष्य का जन्म हुआ है तो मैं नहीं मानती वो लावारिस है। भाई जन्म तो उसको जी, एक जी, माँ ने बिल्कुल, दिया है, बिल्कुल, हाँ, हाँ। एक माँ ने जन्म दिया, उसमें एक पिता का भी सहयोग रहा होगा, तो वो लावारिस नहीं है। जिसने जन्म लिया वो लावारिस नहीं है। हाँ, उसकी जिंदगी की क्या दुख भरी कहानी रही होगी, क्या उसके पीछे वो तथ्य रहा होगा कि आज उसके आखिरी वक्त पर आकर वो लावारिस है। मैं तो आपके पॉडकास्ट के जरिए एक चीज बताना चाहूंगी, आने वाले टाइम में आप देखना, सबसे ज्यादा जो समस्या होने वाली है वो इसी से होगी। सबसे ज्यादा मेरे पास कॉल आती है पंजाब से, अच्छा, बुजुर्ग माता पिताओं की, कि हमारे तो बच्चे कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, अब हमें इस बात का डर है कि मरने के बाद हमारी बॉडी कीड़े ना खा जाए। सबसे ज्यादा मेरे पास कॉल जो है पंजाब से आती है कि बेटा तुम अपनी वहां एक बैठ के ब्रांच, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तुम अपने माँ बाप का ध्यान रखने का बिल्कुल, याद नहीं है, खालिस्तान चाहिए वहां बैठ के। तुम अपनी एक ब्रांच यहाँ खोल दो। लिटरली लोग मेरे से मांग करते हैं कि अपनी ब्रांच यहाँ खोल दो। मैं उनको यही बोलती हूँ कि अभी मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं दिल्ली से कहीं जा सकूं, लेकिन मेरे को इतना खुद पे भरोसा है कि मैं जाऊंगी, या नहीं गई तो मेरे बिहाफ पे कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। भोले बाबा जरूर किसी को खड़ा करेंगे। तो आप देखना, आने वाली जो समस्या अब आने वाली है ना, वो यही होगी कि जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं उनका अंतिम संस्कार। मैं अभी आपको हाल ही का वाक्य बताती हूँ सर, 4 महीने पहले का, राजेंद्र नगर, दिल्ली राजेंद्र नगर का एक बुजुर्ग थे, उनका जो बेटा है वो अमेरिका में डॉक्टर था, बेटी कनाडा में सेटल है क्योंकि वह शादी हुई है एक अच्छे बिजनेसमैन से। ये आपका नेहरू जो पार्क पड़ता है उसके पास उनकी कोठी है, पूरा एड्रेस मैं नहीं बता सकती हूँ। उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब बॉडी सड़ने लगी, अड़ोस पड़ोस में बदबू आई, तो पुलिस को फ़ोन किया गया। जब पुलिस को फ़ोन किया गया तो वो जब गेट तोड़ा तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी बॉडी निकली, जो मरी हुई बॉडी चूहों ने खाई हुई थी, उनकी जो बॉडी है चूहों ने खाई हुई थी। उसके बाद जब वो डायरी में जो नंबर था, फ़ोन में जो नंबर था, उनके बच्चों को किया गया, तो उनके बेटे का पता है क्या रिप्लाई था? उनके बेटे का रिप्लाई ये था, अब मर तो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, मैं अपना इतना काम छोड़ के आऊँगा, टिकट नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, आप कर दो। बेटी का, जी मैं तो पराई हो गई हूँ, मेरा तो छोटा बच्चा है। ठीक है जी, उनकी थी करोड़ों की संपत्ति। फिर वो जो पुलिस साहब थे जो वो केस देख रहे थे, उन्होंने बोला अब तुम आके इनकी प्रॉपर्टी लेके दिखाना, अब तुम इनकी प्रॉपर्टी लेके दिखाना, जो इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। भाई तुम अंतिम संस्कार करने तो नहीं आ रहे हो, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने तुम लोग सबसे पहले आ जाओगे। उनका अंतिम संस्कार अच्छा, मैंने मैं अपने ऐसे हाथों लोगों से से किया। मिलना चाहता हूँ
जो अपने माँ बाप को भी ऐसे बोल सकते हैं? बहुत हैं सर, ऐसे लोगों बहुत से मैं हैं। मिलना चाहता हूँ, मैं 2-4 लोगों से। मेरे मे बी मैं आश्रम में पिटाई विटाई ना कर दूं ऐसे लोगों की। मेरे आश्रम में एक माता जी हैं, उनका बेटे की डेथ हो गई, तो एक बेटा उनका एक आईटी कंपनी में अच्छी है, वो अपनी माँ को नहीं रखता। उनकी माँ को वो इसलिए नहीं रखता कि उनकी जो माता जी ना वो गंदा करती हैं। जब एक उम्र हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो सूसू पोटी जाने के लिए भी थोड़ा असमर्थ महसूस करता है, तो तुम उनके लिए केयर टेकर रखो ना। उस माँ ने तुम्हारे को इतना बड़ा कैसे किया, 5 साल 6 साल बड़ा किया ना, लेकिन आज वो बेटा अपनी माँ को नहीं रख पाता कि मेरी जो बीबी है ना उसे बदबू आती है, वो इनकी सफाई नहीं कर सकती। बहुत हैं सर, आप दूर मत जाइए, आपको अपने ही आसपास में ऐसे लोग मिल जाएंगे। पूजा जी से मिल लिए हम आपको ज़रूर समझिएगा, जो संदेश है इनका उसको पालन करने की कोशिश करिएगा, और महिलाओं को मेरे हिसाब से भी अंतिम संस्कार के लिए क्रेमेटोरियम में जाना चाहिए, शमशान घाट जाना चाहिए। जब वो जाएंगी तभी उन्हें पता चलेगा कि वो और भी लड़ाकू बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। पूजा जी के फाउंडेशन का नाम है ब्राइट सोल फाउंडेशन, और इनको आप डोनेट करिए। इनका QR कोड लगातार दिख रहा होगा आपको, आप इनको डोनेट करिए क्योंकि अपने काम को और अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।